पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मैं उस रास्ते पर था जो चरणजीत के ठिकाने तक जाता था। चांद की रोशनी की वजह से दिखाव बेहतरीन था। मतलूबा इमारत से 100-150 गज दूर मैंने जीप रास्ते से उतारकर झाड़ियों के झुंड में खड़ी की, पिस्तौल की मैगजीन उतारकर गोलियों की कमी पूरी की और नीचे उतर आया। उस इमारत के दाएं बाएं फरलांग भर के दायरे में दूसरी इमारत नहीं थी। वनडे से हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक वहां चौकीदार समेत 7 आदमी मौजूद थे। उनके सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन लम्हात में तो वो बिलाशुबा जश्न की तैयारियों में मसरूफ होंगे। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उनके गुमान में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि कोई उनके ठिकाने पर भी हमला कर सकता है। मैं दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचा। कानों में मौसीकी की आवाज पहुंची। एक भड़कीला सा गाना जोरों शोर से बज रहा था। हदफ के इलाके में होने वाला शोर छुपकर हमला करने वाले का काम आसान कर देता है। चौकीदार का कमरा दरवाजे में दाखिल होते वक्त बाएं जाने पड़ता था। इमारत की 4 दीवारी 8 फुट के करीब थी। अलबत्ता चौकीदार का कमरा दीवार से भी 2-3 फुट ऊंचा था। मैंने सामने के रुख ही अंदर घुसने का मंसूबा सोचा। जहां कमरे की बुलंदी खत्म हो रही थी, वहीं दीवार के करीब रुककर मैंने दाएं बाएं का जायजा लिया और उछलकर दीवार का ऊपरी किनारा थाम लिया। बाजुओं के जोर पर बुलंद होकर मैं ऊपर पहुंचा और पेट के बल लेटकर सहन का जायजा लेने लगा। चौकीदार कमरे की आड़ में होने की वजह से मेरी नजरों से ओझल था। सहन में कोई नजर न आया। दूसरी समत लटक कर मैं पंजों के बल कूदा। साथ ही दीवार के साथ दुबक कर मैंने पिस्तौल थाम लिया। मौसीकी की आवाज इतनी बुलंद जरूर थी कि धम की हल्की सी आवाज उसमें दब गई। एक लम्हा ठहर कर मैं दबे कदमों आगे बढ़ा और कमरे की अकबी दीवार के किनारे से दाखिली दरवाजे की तरफ झांका। वहां से चौकीदार नजर नहीं आ रहा था। मैं मोहतात अंदाज में बगली दीवार का फासला नापने लगा। दीवार के सिरे के करीब पहुंचने से पहले मैंने पुश्त दीवार के साथ जोड़कर आखिरी 2-3 कदम लिए और फिर एकदम सामने हुआ। चौकीदार कुर्सी पर बैठा मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूरते हुए किसी दिलचस्प वीडियो गेम में गुम था। उसे ललकारने का वक्त मेरे पास नहीं था। लबलबी दबाते हुए मैंने पहरेदारी का भारी बोझ उसके कंधों से हटा दिया। माथे में लगने वाली गोली ने उसे पीछे धकेला। मोबाइल फोन नीचे गिरा, जिस पर इंडियन फिल्म का कोई मंजर चल रहा था। अजियत से तड़पते हुए वो कुर्सी से फिसलता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मैंने उसके कमरे में झांक कर किसी दूसरे आदमी की गैर मौजूदगी की तस्दीक की और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। अंदरूनी इमारत के दोनों किनारों पर 2 बल्ब रोशन थे, जिनकी वजह से सहन में अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। अंदरूनी इमारत का दरवाजा एक छोटी सी राहदारी में खुला, जिसका इख्तिताम एक खुले हॉल में हो रहा था। चंद कदम लेकर मैंने राहदारी उबूर की। मौसीकी की आवाज निहायत तेज आने लगी थी। गाने वाली की आवाज आई, रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। ये गाते हुए कई अनदेखे मनाजिर को बेनकाब करने पर वो तुली हुई थी। आवाज में नगमगी से ज्यादा हैवानी जज्बात भरे थे। 3 अफराद मुझे सोफों पर बैठे नजर आए। उनके सामने लंबूतरी बोतलें पड़ी हुई थी, जिनमें मौजूद मशरूब के बारे में वजाहत की जरूरत यकीनन नहीं होगी। ग्लास हाथों में थामे वो चुस्की चुस्की जहर अपने मेदों में उंडेल रहे थे। सुना यही है शराब पीने के नुकसानात में से एक ये भी है कि इंसान की जिंदगी में बरकत नहीं रहती। मुसलसल 3 बार लबलबी दबाकर मैंने उस मकूले की 100% तस्दीक कर दी। तीनों फायर मैंने इस सूरत से किए थे कि वहां कोई अहले फन मौजूद होता तो तारीफ से चीखे बिना न रह सकता। वो अजियत से भड़कने के अलावा कोई मुदाफियत न कर सके। उनको अंजाम तक पहुंचाते ही मेरा सर पेंडुलम की तरह घूमने लगा। किसी भी दरवाजे को खोलकर कोई बाहर आ सकता था। बाईं तरफ के कोने एक खुले दरवाजे से मुझे खटपट की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगा कोई बावर्ची खाने में घुसा है।
कुव्वत शामा ने गोश्त भुनने की तस्दीक कर दी। मैं तेजी से उस जानिब बढ़ा और अंदर घुस गया। 2 आदमी कोयले दहकाए सीखों में गोश्त पिरोकर भून रहे थे। मुझे दंदनाते हुए अंदर दाखिल होता देखकर वो हैरत से उछल पड़े। मेरे पास पुछगिछ या तस्दीक वगैरह का वक्त नहीं था, न मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा था। मेरा मकसद तो वहाँ मौजूद तमाम इंसान नुमा हैवानों का खातिमा था। ऐसे लोग माशरे का नासूर होते हैं जिनका इलाज काट कर फेंकने के अलावा कुछ नहीं। मैंने मुसलसल 2 बार लबलबी दबाकर उन्हें गोश्त भूनने की जिम्मेदारी से सुबकदोश किया और बावर्ची खाने से निकल आया। गिनती के मुताबिक अब सिर्फ सरगना ही बाकी था, क्योंकि 6 अफराद तो मेरा निशाना बन चुके थे। मुमकिन था कोई और भी मौजूद होता कि दुश्मन से मिली हुई मालूमात हतमी नहीं हुआ करती। अब मुझे चरणजीत को तलाश करना था। बावर्ची खाने के साथ वाला कमरा बाहर से कुफल था। उसे छोड़कर मैं दूसरे दरवाजे के करीब हुआ। चाबी के सुराख से झांकने पर कोई नजर न आया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और जूं ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर भरपूर ठोकर लगी। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो चरणजीत था जो दरवाजे के अकब में छुपा मेरा इंतजार कर रहा था। गैर मुसल्ला होते ही मैंने रुकने की कोशिश नहीं की थी। ऐसे वक्त में अनाड़ी लड़ाके उमूमन शशोपंज में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मार खा जाते हैं, जबकि मेरा मार खाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जूं ही मेरे हाथ पर ठोकर रसीद करके उसने अपना हथियार सीधा करना चाहा, मैंने उसके पिस्तौल वाली कलाई को पकड़कर पिस्तौल का रुख दूसरी जानिब कर दिया। ताकत में वो मुझसे ज्यादा था, इसलिए पिस्तौल का रुख आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब होने लगा। मगर हाथापाई में जोर से ज्यादा महारत काम आती है। एकदम मेरे अंगूठे ने मैगजीन कैच दबाया। मैगजीन नीचे गिर गई थी। उसके साथ ही मैंने उसके ट्रिगर में फंसी उंगली को अपनी उंगली की मदद से दबाया। पिस्तौल के चैम्बर में मौजूद इकलौती गोली हल्के से धमाके के साथ अकबी दीवार में पैवस्त हो गई। उसके पास जनाना पिस्तौल था जिसका साइलेंसर के बगैर भी धमाका इतना ज्यादा नहीं होता। अचानक उसने घुटना मोड़कर मेरे पेट पर वार करना चाहा। अपनी बाईं कलाई से उसका वार रोकते हुए मैंने जोरदार टक्कर उसकी नाक पर रसीद की और वो दीवार से जा टकराया। मैं जरा सा उछलकर पीछे हुआ। तेरी तो वो मुगल्लजात बकता हुआ पागल सांड की तरह मेरी तरफ बढ़ा। मैं मजीद एक कदम पीछे लेकर बाएं पांव पर घूम गया। बूट की एड़ी उसकी गर्दन में लगी। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और मैंने उसे चाप लिया। मेरे ताबड़तोड़ मुक्कों के सामने उसने कोहनियां पकड़ने की कोशिश की, मगर तभी मैंने 2-3 दायरवी मुक्के घुमाए जो हथौड़े की तरह उसके जबड़ों पर लगे थे। एकदम उसने टांगें समेट कर मेरे पेट पर टेकी और मुझे पीछे उछाल दिया। मैं कूल्हों के बल नीचे गिरा और फौरन उठ गया। उसने भी खड़े होने में देर न लगाई। उसके जिस्म में हल्की सी डगमगाहट मैंने भांप ली थी और इस मौके पर उसे मजीद ढील देने का मतलब था कि मैं उसे संभलने देना चाहता हूँ। मैं बिजली किसी तेजी से उसके करीब हुआ। मेरे दोनों हाथ किसी मशाक बॉक्सर की तरह मुसलसल चल रहे थे। 1-2 बार खता करके उसने जवाबी वार की कोशिश की, मगर मैं उससे चुस्त साबित हुआ। उसके 2 उचटते हुए मुक्के मेरे कंधों पर लगे, जबकि मैंने उसके जबड़े हिला दिए। वो कूल्हों के बल नीचे गिरा और लुढ़क कर दूर हटना चाहा, मगर अब उसकी मोहलत खत्म हो चुकी थी। दोनों घुटने मिलाकर मैं उसके पेट पर कूदा। भयानक आवाज के साथ वो तड़पने लगा। मैंने बिजली किसी तेजी से उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसे सीधा किया और उसकी पुश्त की जानिब पहुंचकर गर्दन को झटके से मरोड़ दिया। वो अजियत से एड़ियां रगड़ने लगा। मैं बेदम सा होकर बैठ गया। सांड ने काफी वर्जिश करवा दी थी। चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेकर मैंने तवानाई बहाल की और खड़ा हो गया कि आराम का वक्त नहीं था। सबसे पहले मैंने अपना पिस्तौल उठाया, फिर उसके पिस्तौल को उठा लिया। वो रुगर LPC 38 बोर था। ऐसे मोटे ताजे सांड के हाथ में जनाना पिस्तौल काफी अजीब लगा। जदीद साख्त का छोटे हजम का बेहतरीन पिस्तौल था और उस पर कब्जा न जमाना हिमाकत ही होती। मगर मैगजीन चढ़ाकर मैंने वो पिस्तौल जेब में डाल लिया। उसकी ख्वाबगाह से निकलकर मैंने सूरत से बाकी कमरे भी देखे और किसी और की मौजूदगी को गैर यकीनी बनाकर इमारत से निकल आया। दाखिली दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया था। मेरा रुख दरख्तों के झुंड की तरफ था जहां मैंने जीप खड़ी की थी। थोड़ी देर के बाद मैं जीप को इमारत में ले आया। इमारत का दाखिली दरवाजा बंद करके मैंने लाशों को ड्राइंग रूम में मुंतकिल किया और कमरों की तलाशी ली। वहां शराब और नशावर अशिया के अलावा मकामी साख्ता हथियार भी मिले। चरणजीत के कमरे में एक तिजोरी भी नजर आई जिसकी चाबियां उसकी जेब से मिली। बड़े नोटों की चंद गड्डियों के अलावा मुख्तलिफ दस्तावेजात भी पड़ी थी। नोट समेट कर मैंने बाकी सामान को वैसे ही छोड़ दिया। इतनी मेहनत का मुआवजा गो कम था, मगर कुछ न होने से होना बेहतर होता है। वो रकम दौरान मिशन अखराजात की मद में काम आ सकती थी। तमाम लाशों को बड़े हॉल में जमा करके मैंने कमरों से लकड़ी वगैरह का फर्नीचर वहां इकट्ठा किया ताकि उनकी इज्तिमाई चिता तैयार कर सकूं।
उन्हें वैसे छोड़कर भी जा सकता था, मगर मुझसे एक तकनीकी गलती हो गई कि तमाम गुंडों को मैंने सर में गोली मारी थी और ये बात किसी को भी शक में मुब्तला कर सकती थी। गो गुंडों की आपस में लड़ाइयाँ और कत्ल गारत मामूल की बात है, लेकिन उनके निशाने इतने बेहतरीन नहीं होते। ये बात पहले से मेरे दिमाग में थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि दुश्मनों को जल्दी और खामोशी से ठिकाने लगाने के लिए सर में गोली मारना बेहतरीन नतीजा देता है। और अब मैं चाहता था कि उन्हें आग लगाकर कम से कम इस शक की जद में आने से तो अपनी जान छुड़ा लूं। गो दुनिया में मैं अकेला ही अच्छा निशानेबाज नहीं हूँ, मगर रॉ के रिकॉर्ड में मेरा जिक्र भी बतौर अच्छे निशानेबाज के मौजूद था और नामुमकिन था कि ऐसा वाकया उनकी नजर में आता और वो किसी पाकिस्तानी पर शक का मौका जाने देते। दर्जन भर राइफलें, मकामी साख्ता पिस्तौल वगैरह भी पड़े थे, मगर उनमें एक जनाना पिस्तौल ही मुझे काम का लगा। उसकी 2-3 दर्जन गोलियां भी हाथ लगी। अंदाजा यही था कि वो पिस्तौल चरणजीत ने किसी अमीर औरत से छीना होगा। वहां गैस के 2 भरे हुए सिलेंडर मौजूद थे। दोनों जलाकर मैंने सामान के नीचे रखे और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके बाहर निकल आया। वहां से तेजी से दूर जाने की जरूरत थी और इस मकसद के लिए एक छोड़ 2 मोटरसाइकिल मौजूद थे। एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल को चचा अब्दुल खालिक के घर ले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, इसलिए एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप के सामने से गुजरते हुए मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और पैदल ही उनके घर रवाना हो गया। 2:30 बजे का वक्त होगा जब मैं दाखिली दरवाजे के सामने पहुंचा। घंटी बजाने या दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय मैंने दीवार फलांगना ज्यादा बेहतर समझा। जो ही कदम जमीन पर लगे, चचा अब्दुल खालिक और इसहाक कमरे में नमूदार होते नजर आए। बेचारे मेरे इंतजार में जाग रहे थे। करीब पहुंचते ही अब्दुल खालिक ने बेसब्री से पूछा, आप ठीक तो हैं बेटा? मैं मुतबस्सम हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ चचा जान। मेरे साथ चलते हुए वो बेचैनी से मुस्तफसिर हुए। कैसा रहा? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कहा, पता नहीं, मुझे तो वहाँ आग भड़कती नजर आई। ऐसी सूरत हाल में जायजा लेना मुश्किल हो जाता है। अब्दुल खालिक मुताज्जिब हुआ। बोला, मैं समझा नहीं, आपका मतलब है कोई पहले ही वहाँ आग लगा गया था? इसहाक के चेहरे पर भी हैरानी फैल गई। कमरे में दाखिल होकर चारपाई पर नशिस्त संभालते हुए मैंने वजाहत की, चचा जान, इस वाक़े को ऐसे भुला दें जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। न इसहाक को किसी ने कुछ कहा, न चरणजीत का कोई गुंडा आपके घर आया, न किसी ने आपको धमकाया, न कोई ऐसी बात हुई कि आपको थाने जाने की जरूरत पड़ी, और न आपके घर किसी मेहमान की आमद हुई। उसने इस बात में सर हिला दिया, बोला, समझ गया बेटा। इसी असना में खाला और आयशा भी वहां पहुंच गईं। मैंने कहा, रात काफी गुजर गई है, आप सब लोग आराम करें और बेफिक्र हो जाएं। मैंने मसले की जड़ ही रहने नहीं दी। आयशा ने फिक्रमंदी जाहिर की। बोली, भैया आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? मैंने जान छुड़ाना चाही। कहा, बस थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। साजिदा खाला शफकत भरे लहजे में बोली, ठीक है बेटा, आप आराम करें, सुबह बात होगी। मैंने आयशा और इसहाक को हिदायत की, तुम दोनों कॉलेज से छुट्टी नहीं करोगे। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। बोली, ठीक है भैया। तमाम मुझे अकीदत भरी नजरों से देखते हुए बाहर निकल गए। मैंने आंखें बंद कर ली। सुबह की नमाज अपने कमरे में पढ़कर मैं दोबारा सो गया। 10 बजे तक बेखबर सोया रहा। इस दौरान कोई मुझे उठाने नहीं आया। मेरी आंख विश्वास सिंह की कॉल से खुली। एक छोटा सा मसला हो गया था यार, अब शाम को ही यहाँ से निकलूंगा। मैंने कॉल उठाते ही कहा। वो मायूसी से बोला, गोया कल सुबह ही मुलाकात हो पाएगी। मैंने कहा, लगता तो ऐसा ही है। उसने अलविदाई कलिमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं ताज़ादम होने गुस्ल खाने में घुस गया। बाहर निकला तो साजिदा खाला को नाश्ते के हमराह मुंतजिर पाया। शायद वो मुसलसल मेरे कमरे में झांक कर मेरे जागने का इंतजार कर रही थी। पुरतकल्लुफ नाश्ता करके मैंने उनसे गर्म पानी मांगा ताकि एसआर-1 को धो सकूं, और चचा खालिक को मिट्टी का तेल लाने बाजार भेज दिया। हथियारों की बैरल की सफाई में खौलता पानी और पुर्जों को जंग से बचाने के लिए मिट्टी के तेल से धोना मुफीद होता है। घंटा भर लगाकर मैंने पुर्जों की बेहतरीन सफाई की और फिर पुर्जों को राइफल के तेल में अच्छी तरह भिगोकर राइफल को बैग में बंद कर दिया। चचा अब्दुल खालिक से पता चला कि चरणजीत के ठिकाने पर होने वाले हादसे के बारे में खबरें गर्म हैं। तमाम चैनल इसे गुंडों की जाती दुश्मनी का शाखसाना समझ रहे हैं। किसी का ध्यान ना तो पाकिस्तान के किसी जासूस की तरफ जा सकता है और ना कोई अब्दुल खालिक या उसके बेटे पर शक कर सकता था कि ये काम इनके बस से बाहर था। रात का खाना खाकर मैं वहां से निकल आया। तमाम ने दुखी दिल से मुझे अलविदा कहा। आयशा और साजिदा खाला की आंखों में तो नमी आ गई। मैंने मौका मिलने पर दोबारा वहां आने के वादे पर रुखसत ली और बाहर निकल आया। चचा अब्दुल खालिक का मोबाइल फोन नंबर मैंने अपनी यादाश्त में महफूज कर लिया था। अलबत्ता अपना नंबर मैंने उनके हवाले न किया, न उस पर उनसे राब्ता किया कि उस नंबर के किसी एजेंसी के पास जाने की सूरत में वो मुश्किल में पड़ जाते। दामन के बस अड्डे से मुझे मुंबई की बस मिल गई, क्योंकि सूरत से मुंबई जाने वाली बस वहां थोड़ी देर को रुकती थी।
वहां से मुंबई तक 4-5 घंटे का रास्ता था। रात गए मैं मुंबई बस अड्डे पर उतरा और वहां से टैक्सी कराकर विश्वास सिंह के घर की तरफ चल पड़ा, जो मुंबई के मज़ाफात में था। घंटा डेढ़ वहां तक जाने में लगा। सुबह की अजान का वक्त था जब मैंने उसकी हवेली का दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद से जागने के बावजूद वो हशाश बशाश था। पुरतबाक अंदाज में मुझे मिला। प्रीतो भाभी भी खुशदिली से मुझे मिली। उनकी गोद में नन्ही मेहमान भी नजर आ रही थी। बच्ची मेरे गोद में डालते हुए वो शफकत, मोहब्बत और अकीदत भरे फख्र से बोला, ये मेरी पुत्री पद्मा कौर है। उसके फूल से गाल को चूमते हुए मैं शरारती लहजे में बोला, क्या इस बेचारी को पता है कि ये एक सरदार की बेटी है? वो तुर्की बतुर्की बोला, पता नहीं, मगर रोती बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसे कम से कम इतना जरूर मालूम है कि एक मुस्ले की भतीजी है। बच्ची गहरी नींद में थी। उसे प्रीतो भाभी को पकड़ाते हुए मैंने काफी तादाद में बड़े नोट भी उसकी झोली में डाल दिए। प्रीतो भाभी ने शाक की नजरें उठाई। भैया, उसे डांटते हुए मैं विश्वास सिंह के साथ बैठ गया। रहने दें, नाश्ता तैयार होने तक हम गपशप करते रहे। अपनी आमद का मकसद मैंने बिला झिझक उसे बता दिया था, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जिस पर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता था। चाय पीते हुए उसने जानना चाहा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, तुम ही मशवरा दो, पहले विघ्नेश शुक्ला का टंटा मुकाया जाए या फिर डीनो को छुड़ाया जाए। लम्हा भर सोचने के बाद वो बोला, मेरा मशवरा है पहले विघ्नेश शुक्ला का शिकार बेहतर रहेगा। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि तुम यहाँ पहुंच गए हो तो फौरन जेरे जमीन चला जाएगा और उसके बाद कत्ल करना तो दरकनार, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एतराफ किया, कहा, सोचा तो मैंने भी यही है। उसने पुरखुलूस लहजे में कहा, मेरे लायक कोई हुक्म? मैंने कहा, विघ्नेश शुक्ला की मसरूफियात का शेड्यूल चाहिए होगा। वो बोला, 1-2 दिन लगेंगे। मैंने इत्मीनान से कहा, तब तक मैं 1-2 जरूरी काम निपटा लूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबकी गुजारिश है कि एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड की जाए, तो इस बारे में हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्द जितनी ज़्यादा वीडियोस हम शेयर कर सकते हैं करें। लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि एक वीडियो बनाने में वक्त लगता है, और चूंकि ये नॉवल नया है और साथ साथ लिखा जा रहा है, इसलिए भी किस्त आने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और हमारी मेहनत को सराहते रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।